तो सबसे पहले तो आपकी नई चुनी हुई जो कमेटी है उसको यूनियन की राज्य कमेटी की ओर से मैं क्रांतिकारी मुबारकबाद देता हूं और ये उम्मीद करते हैं कि राज्य का सम्मेलन भी जो जींद के अंदर रखा गया है उसको बेहतर तरीके से सफल बनाने के लिए ये कमेटी, न सिर्फ ये कमेटी, आप तमाम साथी, मतलब उसकी आवा भगत में कोई कसर ना रह जाए। वैसे तो जींदाड़ा की आवा भगत हमने कई बार देखी है। सिट्टू का राज्य का सम्मेलन यहाँ पे हुआ है, यूनियन का राज्य का सम्मेलन भी 19-20 जनवरी 2011 में यहीं हुआ था। एक बड़ी रैली आपने हुड्डा मैदान के अंदर की थी, कॉमरेड कश्मीर सिंह ठाकुर आए थे, तो काफ़ी शिद्दत के साथ आप तमाम साथी लगे थे। तो वो जो छाप बनी हुई है जींद की, वो छाप मेरे ख्याल में हटनी नहीं चाहिए। इसी नज़र से हमें इस राज्य सम्मेलन की तैयारी भी करनी है और आप सारे साथी इस काम में जुटेंगे। रुकबीर मेरे सामने बैठा, फिर नहीं कहेगा मेरा इनाम ले, आज तो खेलना पड़ रहा है। भाई बहुत दिन टोल पर रह के आया है, लोगों के बीच में समय लगाया है, अब मौका है, हम हमारा सम्मेलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन में मजदूरों ने भागीदारी की है, तो किसानी के हिस्सों में भी हमें जाके पैसे की अपील करनी चाहिए कि भाई पूरे हरियाणा के लोग 2 दिन आड़े चर्चा करने के लिए आएंगे, चुने हुए प्रतिनिधि, उनका रहन खान पीन का प्रबंध हमें करना है, तो सब तरह की मदद चाहिए। वह कैश में भी, काइंड में भी, जो जुकर मिल सके उस तरीके से हमें प्रबंध करना पड़ेगा। और यो मौका है, ये जो रिपोर्ट के नीचे लिख रखी थी ना, इसके कैश वाली रिपोर्ट के कि ये 4 लाख रुपये देनदारी खड़ी है, तो भाई इसे मौके होया करें देनदारी पाड़न के। जितना ज्यादा फंड हम कर सकते हैं, अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। भिवानी जिले का एक गांव है, यहीं मैम से भिवानी रोड पर चांग, उस गांव का इकाई का जो प्रधान था, जब मैं मीटिंग में जाता था, वो बोला मजदूरा था नाश की टाटी फालतू कोई नहीं, एक अठन्नी दे नहीं है ना मेंबर बनने तैयार। उसके जचाण में लागे रहे, जची ना जची, फिर आखिरी में उसके गांव में ब्लॉक का सम्मेलन धर लिया। एक गांव के अंदर उन्होंने 85,000 रुपए के आसपास फंड कलेक्ट किया, एक गांव के अंदर 85,000 रुपए के आसपास। तो अगर हम चाहें तो हम भी कर सकते हैं इस काम को, बशर्ते की नीयत करके आप सारे साथी लगे। आज हो सकता है कोई साथी जिला कमेटी का सदस्य नहीं चुना गया होगा, हो सकता है कोई डेलीगेट भी नहीं चुना गया होगा, लेकिन हम कोई पद के लिए तो नहीं लड़ रहे ना। हमको इस बात खातर तो यूनियन में नहीं आए नहीं कि मन तो प्रधान बनना था, मन तो सेक्रेटरी बनना था, और ऐसा भी नहीं आड़ जिसको प्रधान बना दिया उसको अपन लाल बत्ती वाली गाड़ी दे दी। प्रधान बनने का मतलब है 2 दिहाड़ी फालतू टूटेगी, 4 जगह काम छोड़ के फालतू जाना पड़ेगा। घर वाले भी गाड़ काटने लग जाएंगे, तावड़े तन्ना अच्छा यूनियन में जाने लगे, तू घर धंधा करता नहीं कि मैं टोया पांदा नहीं। तो आप सारे साथी सिर जोड़ के अगर काम करेंगे तो भाई न्यू मान लो ब्याह मंड रहा है, साबत कुंडबन मिलके इसको सफल बनाना है। एक तो ये अपील आप तमाम साथियों से मैं करना चाहता हूं, और मुझे लगता है कि आज से ही, मैं ये नहीं कहना चाहता कि कल से, आज से ही अपने अपने गांव में जाके तड़के या परसों सुबेरे तक यह रिपोर्ट आनी चाहिए, फलाने फलाने गांव में हमने इतना पैसा फंड मेंबरशिप का इकट्ठा कर लिया, और जो लोग जींद में आएंगे उनके स्वागत में, उनके रहने खाने पीने में किसी तरीके की कसर हम नहीं रहने देंगे। ये फैसला करके हमें यहां से जाना चाहिए। दूसरी बात, जब सम्मेलन में हम बैठे हैं तो जाहिर तौर पे जो चर्चाएं साथियों ने पहले बोलते हुए की हैं, 3 साल पहले हमारा जिला का सम्मेलन हुआ था, और इन 3 सालों में क्या घटित हुआ है, जब तक उस पर आप लोग नजर नहीं करोगे तो हम भविष्य की कार्य योजना नहीं बना सकते। हालात में क्या परिवर्तन आया है। अब एक तरीके से तो देखें तो बीजेपी की सरकार तब थी, बीजेपी की आज है। देश में, प्रदेश में राज तो तब भी बीजेपी का था जब अपन नरवाना में सम्मेलन कर रहे थे, जिला का नरवाना में ही था पिछला अपना। आज भी बीजेपी की सरकार है, तो परिवर्तन तो वैसे तो कुछ नहीं आया, लेकिन एक फर्क आ गया 2019 में, जब दोबारा से बीजेपी देश की सत्ता के ऊपर काबिज हुई है।
पहले से ज्यादा अकेली पार्टी का बहुमत आया है, तो जिन मंसूबों के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी, अब उनने अपने पत्ते जो हैं वो खोलने शुरू कर दिए हैं। वो पत्ते इस रूप में भी हैं जो आपकी रिपोर्ट में दर्ज है कि देश की प्रदेश की सरकार नंगे रूप में देश के सरमाएदारों के चरण मस्तक है, पैरों में पड़ी है देश की सरकार, देश के पूंजीपतियों के। और यही कारण है, आप इस साल के बजट को उठा के देख लो, छोड़ो इस साल के बजट को, कल की घटना है, कल 11 फरवरी थी ना, कल की घटना है। बजट में देश की वित्त मंत्री घोषणा करती है कि ड्रोन जो है वो हम तैयार करवाएंगे अलग अलग जगह पे, को खेती में प्रयोग का, को कहीं का, पूरे देश के अंदर बड़ा अभियान चलेगा इसके लिए। और कल जो है वित्त मंत्री ने कह दिया कि ड्रोन जो हम विदेशों से नहीं खरीदेंगे। और परसों का बयान है अंबानी का कि हम बड़े पैमाने पर ड्रोन का उत्पादन करेंगे। अंबानी जो देश का बड़ा पूंजीपति है, मतलब क्या है कि हम आपको और कहीं से ये चीज नहीं लेने देंगे, आपको सिर्फ अंबानी से खरीदनी पड़ेगी। 350% आमदन में बढ़ोतरी है अंबानी के, 350%। 750% आमदन के अंदर बढ़ोतरी है अडानी की। देश के 10 लोगों के पास, 10% नहीं, सिर्फ 10 लोगों के पास जितना रुपया है देश के अंदर कुल, उसके 57% के ऊपर कब्जा देश के सिर्फ 10 लोगों का है, अडानी अंबानी जैसे लोगों का। और हालात ये बनी है, मजदूर जमात के अंदर काम धंधे करने वाले जो लोग हैं, उनमें बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पिछले 7 साल का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे, तो काम करने वाले जो लोग थे वो तो आपके 70, 75, 80 करोड़ से उनकी संख्या तो 1 अरब से ऊपर पहुंच गई जिनको काम चाहिए। और नौकरियां जो है पहले के मुकाबले आधी हो गई, ऐसी हालात बन गई। और हरियाणा जैसा प्रांत तो जो बेरोजगारी के मामले में टॉप पर चला गया, 1 नंबर पर हरियाणा बेरोजगारी के मामले में। कुल मिला के जो रुख है देश की सत्ता का, वो रुख गरीब आदमी के पक्ष का रुख नहीं है। नारा तो देते हैं कि मैं तो भाई चाय बेची है, मैं तो बहुत गरीब परिवार में मैं पैदा हुआ हूं, मुझे पता है, मैंने गरीबी झेली है। लेकिन ये इवेंट मैनेजमेंट की जो सरकार है, जो हर एक चीज को इवेंट के रूप में लेती है, दिखावा बड़ा करते हैं, करने को कुछ है नहीं। मेरे से ये जो बजट पेश हुआ, एक साथी ने सवाल पूछ लिया कि भाई इस बजट में क्या है। मैंने कहा अगर एक लाइन में समझोगे तो भाई नाम तो है धन सिंह, पल्ले खन्नी नहीं। एक लाइन में तो समझोगे तो बजट ने, नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन है कुछ नहीं उसके अंदर। आप मनरेगा का, खाद्य सुरक्षा का, फसल खरीद का, मिड डे मील का, आंगनबाड़ी का, ढांचागत क्षेत्र के ऊपर पैसा, निर्माण के क्षेत्र पर पैसा खर्च करने का, सब कुछ अगर आप निकाल के देखोगे, कोई ऐसा मद नहीं है जिसके अंदर कटौती ना की गई हो। बड़े पैमाने पर कैंची देश की आम जनता के ऊपर जो सत्ता पैसा खर्च करती थी उसके ऊपर कैंची चलाने का काम किया है। अपन भुगता है सबने पिछले 2 साल में। ये जो कोरोना की महामारी आई, हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश था जिसके अंदर लाखों की संख्या में मजदूर जो है वो पैदल चल के गए थे। बीमारी तो दुनिया में थी, लेकिन हमारे यहां हजारों किलोमीटर सड़कों के ऊपर जैसे नहर के अंदर पानी चलता है भरा हुआ, ऐसे सड़कें जो है वो मजदूरों से भरी हुई चल रही थी। वो टाइम हमने देखा है। वो पहली लहर की बात कर लो, चाहे वो दूसरी लहर कहते हैं जिसको, समय था सरकार के पास। पहले
लोगों को उनने समय नहीं दिया। 24 तारीख को 8 बजे टेलीविजन पर आके कह दिया 12 बजे देश बंद। मजदूर सड़कों पे इसलिए निकल आए क्योंकि उनको ये दिखाई देने लग गया महामारी पता नहीं तुम्हें मारेगी कि नहीं मारेगी, भूख से तुम्हारी मौत जरूर हो जाएगी। ये अंबाला के अंदर ये जो हाईवे है कलकत्ता की तरफ, जो दिल्ली की तरफ जो सड़क जाती है, एक मजदूर अपने बच्चे को कंधे से लगाए हुए जा रहा था। एक पत्रकार ने फोटो उतारने की कोशिश की तो वो कहता है भाई रुक मत कर ऐसा तू। क्यों? उसने कहा मैं इसको 2 दिन से मरे हुए को लिए जा रहा हूं, अपने बेटे की बॉडी में घर पहुंचाना चाहता हूं। क्या क्या नहीं भुगता लोगों ने, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी। हमने 16 दिन में महाभारत का युद्ध जीता था, हम 21 दिन में इस महामारी को खत्म कर देंगे। दिसंबर 2020 में ऐलान कर दिया मोदी के मंत्री ने, हिंदुस्तान में मोदी सरकार के चलते महामारी खत्म। वो अप्रैल में आई वाकई थी, जिसने किसी घर को नहीं छोड़ा होगा, किसी का रिश्तेदार, किसी का भाई बंद, किसी का दोस्त ना पड़से गया। कौन लोग थे जो मारे गए? वो लोग मारे गए जिनके घर में पैसा नहीं था, जिनकी जेब में पैसा नहीं था। तो जो आपकी रिपोर्ट में भी दर्ज है कि ये व्यवस्था जो दम भरती थी सबका भला करने की, ये व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हुई है। अपने आप को जो देश फन्ने खा कहते थे, अमेरिका इटली जैसे मुल्क, जो ये कहते हैं हमारे देश के लोग भी जाते हैं इलाज करवाने के लिए अमेरिका में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलाज की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लेकिन जहां सबसे बढ़िया इलाज का प्रबंध था वहां पर सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। क्यों? क्योंकि इलाज का प्रबंध सरकारी क्षेत्र में नहीं था, सार्वजनिक क्षेत्र में इलाज का प्रबंध नहीं था। प्रबंध तो था लेकिन सब कुछ बीमा आधारित, प्राइवेट, निजी क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें है इलाज। वो गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। तो मौत जिनकी हुई, जो मारे गए, वो गरीब, बहुतायत संख्या में गरीब जनता थी जिनके पास इलाज का पैसा नहीं था। घर पर सड़ने को वो लोग मजबूर हुए। मोदी साहब कह रहे हैं कि हमने तो बेहतर प्रबंध किया। अभी 4 दिन पहले संसद में बोल रहा था वो, अरे बेहतर प्रबंध हमने देखा नहीं है। लोग सड़कों के ऊपर मरे, एक्सीडेंट होके, रेलवे लाइनों पर लोग कट के मरे। अरे छोटो, तुम ऑक्सीजन तक तुम उपलब्ध नहीं करवा पाए। तुम्हारे पास 1 साल का समय था। 1 साल बाद भी तुम अपने देश के लोगों को, अरे हवाई तो है वो जो उसके नाक के जरिए अंदर लेके जानी है, वो तक तुम उपलब्ध ना करवा पाओ। बात करते हैं बेहतरी की देश की। बेहतर हुआ है, बेहतर हुआ है। चंद घरानों का मैं जो कह रहा था, अडानी की संपत्ति बढ़ गई, अंबानी की संपत्ति बढ़ गई, वो जरूर बेहतर हुआ है। इस्तेमाल किया इन महामारी को भी। वो पहला दौर हमें याद है कि ये जमात वाले आगे इनने फैला दिया हिंदू मुस्लिम के बीच में। मुस्लिम्स को ऐसे देखा जाने लगा जैसे अगर कोई मुस्लिम दिखाई दे जाएगा तो इससे तो बेकार आदमी नहीं होगा, कोई गांव में मत घुसने दो इसको। गांव गांव में नाके लग गए। हमारे यूनियन के साथी जिन्हें नाके लगा लिए, बोले हमारे तो मुसलमान आवड़े। निशाने पर लिया गया कि किस तरीके से मुस्लिम जमात को जो है वो बदनाम किया जाए। फिर इबका भाई, इबका तो फिर कुंभाड़ा ने फैला दिया सारे। इबका तो कौन चुसका कोई मीडिया। हर चीज को इन लोगों ने किस तरीके से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कैसे बांट के लोगों को रखा जाए। मैं जो कह रहा था ना, दूसरी बार जब ये लोग सत्ता में आए हैं, 2 काम सीधे तौर पर देश के पूंजीपतियों को किस तरीके से फायदा पहुंचाना है। लोग उसके खिलाफ ना हो, लोग सत्ता के खिलाफ ना हो, क्योंकि गलत काम सरकार करेगी तो खिलाफ होंगे ना। उसका प्रबंध पहले से करके रखते हैं। भाई मनरेगा का बजट 25,000 करोड़ रुपए काट दिया तो मनरेगा के मजदूरों को तकलीफ होगी, लेकिन उसका प्रबंध पहले कर दिया उन्होंने कि आगे से भाई मनरेगा का पैसा जो है वो एससी का अलग मिलेगा, बीसी का अलग मिलेगा, जर्नल का अलग मिलेगा, ताकि मनरेगा का मजदूर है सारे, सबकी एक ही जात है कि वो मजदूर है, लेकिन उनको गांव के अंदर भी वो इकट्ठा ना बैठ सके, साथ मिलकर राज के खिलाफ आंदोलन ना कर सके।
इस काम का पहले प्रबंध कर दिया कि अलग अलग ग्रांट मिलेगी, अलग अलग पैसा मिलेगा, बांट दिया लोगों को। यही काम कर रहे हैं पूरे देश में, कभी गाय के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे। भव्य मंदिर बनेगा बोले अयोध्या में, अरे हम के चट्टांगे, उसमें बनेगा तो बनेगा, हमारा के लेगा, हमने तो दिहाड़ी चाहिए। कोरोना से पहले औसत 150 दिन काम मिलता था निर्माण के मजदूर को, अब 100 दिन भी नहीं मिल रहा है एक साल में। 3-3, 4-4 महीने से मिस्त्री मजदूर जो हैं वो घर पर बैठे हैं, काम नहीं मिल रहा उनको। किसकी बदौलत? क्योंकि राज की जो नीति है वो गरीब आदमी के हक की नीति नहीं है, देश के पूंजीपतियों के हक की नीति है। और जब हालात ऐसी बन रही हैं, जब स्थिति ऐसी खड़ी हो रही है, तो जाहिर तौर पर हमें सम्मेलन में ये चर्चा करनी पड़ेगी कि इसका मुकाबला हम कैसे करें। क्या मुकाबला वैसे ही हो सकता है जैसे 3 साल पहले हमने प्लान बनाया था? नहीं हो सकता। दुश्मन जो है वो हमलावर है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वो खेती के कानून भी लेके आया खेती को बर्बाद करने के लिए, वो उसी टाइम पे 4 लेबर कोड भी लेके आया कि मजदूर जमात को कैसे देश के पूंजीपतियों का गुलाम बनाया जाए। ये भवन निर्माण के मजदूरों का बोर्ड, जिसमें 61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा जमा है पूरे देश के अंदर, वो उनको भी खत्म करना चाहते हैं। वो पीएफ के बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं। अलग अलग महकमों के बने हुए जो सामाजिक सुरक्षा के कानून हैं, उन सब को खत्म करके उस पैसे को हजम करना चाहती है देश की सरकार। तो जब हमलावर है सरकार, तेजी के साथ हमला कर रही है, लूट रही है संसाधनों को, वो स्कूल को, अस्पताल को, रेल को, जहाज को, बसों को, रोडवेज को, सब क्या है ना, जब वह बेचण पर तुल रही है, तो आपको क्या लगता है हमारे लिए बचेगा कुछ? ठीक अंग्रेजी राज जैसी स्थिति। अंग्रेज कहते थे जिसकी जेब में रुपया है अपने बालक पढ़ाओ, जिसकी जेब में रुपया है इलाज कराओ, निसड़ के मरो। ठीक वैसी वैसी स्थिति हिंदुस्तान की होने जा रही है, ठीक वैसी वैसी स्थिति। तो हमें इस सम्मेलन में यह चर्चा करनी पड़ेगी कि पहले के मुकाबले हमें हमारे संगठन को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त एक्टिव करने की जरूरत है।